Students, hello students, and welcome back to Apala Online Pathshala. So in the previous video we have discussed about the first part of this chapter, which is what is democracy, type of democracy and origin of democracy. So by moving ahead, we are going to discuss our next chapter, expansion of democracy. As the spread of democracy is very broad, so we are dividing this into three segments. First one is the earlier phase, second is the end of colonialism, and third one is recent phase. So the earlier phase बच्चों आज से 200 साल पहले स्टार्ट हुआ, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म ही होने वाला था. बट ये देखिए आप कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म होने वाला था तब फ्रांस ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आगे ला सके, लेकिन उस टाइम वो एक स्टेबल और सिक्योर फॉर्म में नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो वहीं कैंसिल हो गया था. बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था तब एक और, ये तो फ्रांस की बात थी, लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, कंटिन्यू था, तब नॉर्थ अमेरिका ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया था. मतलब वो फ्री हो गए थे 1776 में, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नींव रखी थी. आप एक बात और सोचिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सिर्फ 1965 तक भी एक पार्शियल डेमोक्रेटिक कंट्री रहा था, बिकॉज इसमें जो राइट टू वोट, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के पास था, सिर्फ एक फ्यू पीपल के पास था. एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म जब मीन्स जैसे जैसे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा वो ऑटोक्रेटिक है, मतलब कोई एक उस पर राज कर रहा है उस कंट्री पर, तो कॉलोनियलिज्म उस वर्ड के लिए यूज़ हुआ है. तो बहुत सारी कंट्रीज उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब उस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, एंड द इंडिया वॉज वन ऑफ देम, बिकॉज 1945 में इंडिया भी क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी. इस टाइम पे फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने अपने आप को एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में. The February Revolution in Russia in 1917 में जब फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था, तब डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए, मतलब एज अ डेमोक्रेसी इन्होंने एक डेमो लेके देखा था डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेटिक कंट्री अगर हम बनाते हैं तो हमारी कंट्री पे क्या इम्पैक्ट रहता है. लेकिन जो एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज थी, वो इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे डीकोलोनाइजेशन हुई थी, आप इंडिपेंडेंट गेन की थी और अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रूव किया था 1950 के आसपास. सो हमने 1945 यहाँ पढ़ा था और यहाँ पे 1950 इन्हीं के बीच में आया इंडिया, जो 1947 में हुआ था इंडिपेंडेंट, लेकिन जो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो भी हुआ था 26 जनवरी 1950. तो हम भी इसी में आते हैं. थर्ड इज रीसेंट फेज अगर हम बात करें तो 1970s और 1980s में आया था. इस टाइम पे साउथर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेसी के लिए एक नई वेव्स आई थी. इसके बाद अगर हम देखें तो अरब और अफ्रीकन स्टेट्स में भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस पॉइंट इज सोवियत यूनियन में अराउंड 15 कंट्रीज थी. जब डिसइंटीग्रेशन, मतलब सोवियत यूनियन टूटा था, तो इन 15 कंट्रीज ने अपने लिए जैसे ये डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये 15 कंट्रीज एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सामने आई. आफ्टर 90s, लेकिन 90s के बाद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उन्होंने भी अपने आप को ट्रांजिशन मीन्स बदलने की कोशिश की, डेमोक्रेसी के रूल में आने का ट्राई किया था. अब हम इस चैप्टर की सबसे अच्छी स्टोरी या सबसे अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है स्टोरी ऑफ नेपाल डेमोक्रेसी. नेपाल पिछले 2 साल से पिछले 2 डिकेड से अगर हम बात करें तो नेपाल में बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं. 1990 में नेपाल एज अ मोनार्कियल फॉर्म फॉलो कर रहा था और उसका खुद का एक किंग के अंडर रूल कर रहा था. उस किंग का नाम था किंग वीरेंद्र. लेकिन आफ्टर 1998 में लार्ज स्केल पॉलिटिकल रिफॉर्म, बहुत से ऐसे पॉलिटिकल रिफॉर्म आए थे जिसके बाद में उन्होंने पार्लियामेंट्री मोनार्की फॉर्म इस्टेब्लिश की थी. अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैम पार्लियामेंट्री मोनार्की फॉर्म क्या होती है? तो पार्लियामेंट्री मोनार्की फॉर्म होती है जिसमें द हेड ऑफ द स्टेट तो कौन हो,
किंग ही हो, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो, प्राइम मिनिस्टर हो। मीन्स वहाँ पे गवर्नमेंट का अलग हेड हो और स्टेट का अलग हेड हो। बट ही वॉज किल्ड, जो किंग बीरेंद्र था, मीन जो हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग था वहाँ का, उसकी मृत्यु हो गई 2001 में, वो डेड हो गया। द न्यू किंग वॉज नॉट, लेकिन जो नया किंग 2005 में आया वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था इस डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने के लिए। इसीलिए नेपाल में एक मैसिव मूवमेंट, बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, ताकि वो भी जो नेपाल के लोग थे वो चाहते थे कि हम डेमोक्रेसी यहाँ लाएं। सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इनका पूरा सपोर्ट किया। ऑन दिसंबर 10, 2007 में एक नया बिल पास हुआ। इसमें नेपाल को फेडरल रिपब्लिक विद द प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग द हेड ऑफ स्टेट, मतलब एक ऐसी रिपब्लिक मिली जहां पे उनका हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों कौन रहे, प्राइम मिनिस्टर है। मतलब उन्होंने भी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म अपनी कंट्री के लिए अडॉप्ट कर ली। ऑन May 28, 2008 नेपाल को मोनार्की से एकदम से अबॉलिश कर दिया गया, मतलब अब उसमें मोनार्कियल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चलती। 239 ईयर वो एक रॉयल रूल के अंडर चल रहा था। मीन्स कोई राजा बनता था जिसमें वो पूरे नेपाल पर रूल करता था। ये 239 ईयर्स चला था और 239 ईयर्स के बाद ही नेपाल को रिपब्लिक मीन्स फ्रीडम मिली थी। इसी के बाद हम बात करते हैं म्यांमार की, जो कि एक एशियन कंट्री है। ये भी डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही है। 1990 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मिलिट्री लीडर्स ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री म्यांमार को नहीं बनने देंगे। बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रही थी, बट 2005 में अगर हम देखें तो टोटल 140 कंट्रीज थी जहां पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे। मल्टी पार्टी इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा फीचर है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 140 कंट्रीज ऐसी थी 2005 तक जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानी जा रही थी। आज भी ऐसी कंट्रीज है जो फ्री नहीं है, जहाँ पे लोग वहाँ पे फ्री नहीं है, और वो हमारी तरह मीन्स इंडिया की तरह उनके पास पॉलिटिकल, सिविल और सोशल राइट्स नहीं है। मतलब अभी भी कोई उन पर रूल कर रहा है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या फीचर है और हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गलत हो गया। जैसे मैंने आपको, इंडिया में लोगों के पास पॉलिटिकल, सिविल और सोशल राइट्स हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है, जैसे हम इंडिया में फ्री है वैसे वो फ्री नहीं है। जैसे हमें पॉलिटिकल, सिविल और सोशल राइट्स मिले हुए हैं, वैसे उन कंट्रीज के लोगों के पास अभी तक के राइट्स वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। So students, coming back to a new topic and the next topic, which is features of democracy and why do we need it. Most फीचर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल, मतलब सरकार है वो पूरी तरीके से लोगों की इच्छा पर निर्भर है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेसी पूरी तरीके से लोगों की इच्छा पर निर्भर है। इसके जो फंक्शंस हैं वो यही हैं कि लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना, लोगों के विल के अकॉर्डिंग काम करना। वो जो लोग चाहते हैं वो उनके इंटरेस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ही हैं जिन्होंने उन्हें एज अ गवर्नमेंट इलेक्ट किया है। वो जितनी भी पॉलिसीज और जितने भी प्लान्स बनाते हैं उन्हें लोगों की इच्छाओं को अपने माइंड में रखना पड़ता है इन सब काम को पॉलिसीज या फिर प्लान्स तैयार करने से पहले, क्योंकि वो लोग ही हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। और अगर हम देखें तो हम फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, उसके साथ में हम इसको डिक्टेटरशिप के साथ भी कंपेयर करेंगे। तो ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से लोगों की इच्छा पर निर्भर होती है, वैसे ही डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक जने की इच्छा मीन्स एक इंडिविजुअल या उसके ग्रुप की इच्छा मानी जाती है, ना कि लोगों की इच्छा पर वो निर्भर होती है। वेलफेयर ऑफ ऑल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर क्लास, ग्रुप की तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सभी का वेलफेयर हो। जो भी इकोनॉमिक और सोशल प्लान्स तैयार हो उसमें सभी के लिए वेलफेयर होना चाहिए।
अगर गवर्नमेंट ऐसा ना करे, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्लास या कास्ट पर ध्यान दे, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में जिस कास्ट या जिस क्लास पर उसने गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है वो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनके अपोज हो जाएंगे। सो इसी को अगर डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर करते हैं तो डिक्टेटरशिप सिर्फ और सिर्फ खुद का इंटरेस्ट या खुद के लोगों का इंटरेस्ट देखता है। उन्हें मतलब नहीं होता कि द अदर कास्ट और अदर क्लास ग्रुप उनके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि डिक्टेटरशिप में वापस इलेक्शंस नहीं होने होते, उन्हें आगे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है क्योंकि वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्ट होती है। अब आपको याद दिला दूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वो जहाँ पे 18 साल से ऊपर के लोग वोट दे पाएँ। सो यहाँ पर सभी लोग वोट देते हैं तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी सभी लोगों के लिए बनती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में एज अ मिनिस्टर उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप की बात करें तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है क्योंकि उन्हें आगे जाकर के किसी के लिए भी वो आंसरेबल नहीं है, उन्हें किसी को भी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव have direct relation with the people, therefore they properly understand their problem। अब अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो ज़रूरी है कि यहाँ पर अच्छे कानून बनेंगे, ज़रूरी है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे कानून बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का सीधा रिलेशन होता है लोगों के साथ में, लोगों की प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट वो लोग सीधा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो किसी के भी इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। इसीलिए ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जो कानून बनेंगे वो लोगों को ध्यान में रख के और लोगों के लिए अच्छे ही बनेंगे। पॉलिटिकल एजुकेशन, आप देखिए कि इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सीधा का सीधा लोग इलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, और अगर लोग इलेक्ट करते हैं तो उन्हें पूरी की पूरी पॉलिटिकल एजुकेशन होगी। वो टाइम टू टाइम स्टडी करते रहेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट है या फिर हमारे देश में कौन से नए लॉज बन रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो लोगों के पास पॉलिटिकल एजुकेशन अच्छी होगी। वहीं अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते, ना उन्हें किसी को वोट करना होता, क्योंकि सब कुछ किसकी मर्जी की वजह से चलता है, डिक्टेटर की मर्जी से। तो इधर कोई भी मतलब नहीं है, अगर उनके पास पॉलिटिकल एजुकेशन है तो भी सही है और नहीं है तो भी सही है, क्योंकि वहाँ उनके पॉलिटिकल एजुकेशन का कोई भी यूज़ नहीं रहता। बेस्ड ऑन द लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। अब देखिए, लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। एज इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर हमारे पास आज़ादी है पूरी कि हम हमारे राइट्स को यूज़ करें, और अगर राइट्स को यूज़ करें तो हमारे पास ये भी आज़ादी है कि हम किसको वोट दें। कोई भी हमें मतलब प्रेशराइज नहीं कर सकता यहाँ पर कि हमें ही वोट देना पड़ेगा। ये हमारी विल पावर पर डिपेंड है कि हम किसे वोट देते हैं। सेकेंड वन इज़ फ्रेटर्निटी। यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रोवाइड इक्वालिटी टू द पीपल। जैसे हमें फ्रेटर्निटी प्रोवाइडेड है वैसे ही इक्वालिटी भी प्रोवाइड है कि यहाँ पर सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है, किसी एक क्लास को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती, सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी ऑल्सो प्रमोट्स फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द पीपल, क्योंकि सभी लोगों को अगर एक जैसा ट्रीट किया जाएगा तो लोगों के बीच में भाईचारा भी बढ़ेगा। लेकिन डिक्टेटरशिप में लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सब कुछ डिक्टेटर की मर्जी से चलता है। डेमोक्रेसी improve the quality of decision making. Democracy is based on consultation and discussion. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अगर, तो वहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो सब लोग मिलकर के बहुत सारे मीटिंग्स होगी, डिस्कशंस होंगे, जहाँ पर लोग अपनी राय रख सकते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई डिसीजन समझ नहीं आ रहा तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करके उस डिसीजन को चेंज करवा सकते हैं। सो ज़्यादा ये रहता है कि अच्छे से अच्छे डिसीजन लिए जाएं, और ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन बेस्ट ही होते हैं। डेमोक्रेसी
प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एज यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सभी के पास राइट्स हैं, वो अपने ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमें चूज करना होता है, हमारे पास चांस होता है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करें और उन्हें बोलें कि आप हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कीजिए, मतलब जो हम चाहें वही हो। In Parliament, all the members have right to give their opinion. As Parliament, there are many members who sit together and give a meeting discussion in which they will give their opinion. So, democracy is better than forms of government because it allow the people to correct its mistakes. अब बेटा ऐसा तो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है जहाँ पर बिल्कुल भी गलतियाँ ना हो, लेकिन ये ज़रूर है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इन गलतियों को सुधारने के लिए बहुत जल्दी स्कोप है, मतलब बहुत जल्दी पब्लिक डिस्कशन के साथ हम इस मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। या either the ruler have to change their decision or the ruler can be changed। या तो मतलब मिनिस्टर्स मिलकर के इस गलती को सुधार ले, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हम ही उन मिनिस्टर्स को चेंज कर देंगे। लेकिन नॉन गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक्स ना उन्हें पता लगती है और ना ही वो उन्हें चेंज करते हैं। डेमोक्रेटिक इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। एज डेमोक्रेसी प्रोवाइड फ्रेटर्निटी, equality, so by this we can say that democratic provide the dignity to citizens। यहाँ पे लोग अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को इक्वल माना जाता है, लोगों की इच्छा के अनुसार काम किया जाता है, तो इससे जो सिटीजन्स हैं उनकी डिग्निटी बढ़ती है। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एंड अवर वीडियो हियर। सो वी हैव completed this chapter and hope so that it will make you understand. Thank you so much.